हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे नवंबर 2020 पेपर 1 में। चलिए जानते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बट यस, मैं कहना चाहूँगी अगर जिन्होंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था वो अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, राइट। कि आपने रिसर्च के क्वेश्चन में आपको कैसा फील हुआ, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, या फिर आपको किसी भी तरीके के टिप्स की ज़रूरत है, फ्री वीडियोस की नोटिफिकेशंस चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल करा दूंगी। एंड डेफिनेटली अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, बताइए कि आपको पसंद आ रहा है, सो दैट हम इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए हमेशा अपलोड करते रहें। हमेशा हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पहले रखते हैं देन आंसर रखते हैं। अगर जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया है यूजीसी नेट का, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करें या फिर प्रीवियस वाला उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था और वो चाहते प्रैक्टिस के लिए, तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए एंड देन उसको सॉल्व कीजिए एंड देन फिर उसके आंसर्स की तरफ चलिए, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ द मेथड्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च। अब आपको यहाँ पे बताना है, देख सकते हैं कि आपको हर एक ऑप्शन में दो दो रिसर्च के मेथड्स गिवन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन आप देख सकते हैं इथेनोग्राफी मेथड है एंड फेनोमेनोलॉजी मेथड है, राइट। देन सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव सर्वे एंड इम्पैक्ट स्टडीज है। थर्ड में आपका एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज है। एक्स पोस्ट फैक्टो एंड हिस्टोरिकल स्टडीज मेथड है। तो आपको बताना है हर एक जगह जो यहाँ पर आपको पेयरिंग दी हुई है, इन दोनों में से कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। आराम से काम हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी, हम आराम से अपने सोच को बदल सकते हैं, अपना कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड, यू कैन से, फ्लेक्सिबिलिटी। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जैसे कि आपको यहाँ पर टोटल कितने रिसर्च मेथड्स गिवन है, टोटल 8 मेथड्स गिवन है, राइट, जिनका मैंने अभी नाम ले ही लिया है। तो आपको इन रिसर्च मेथड्स के बारे में एटलीस्ट कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कहूँगी पूरा नॉलेज रखो, बट स्टिल अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आप तब भी इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कहूँगी मॉडरेट। मॉडरेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको 8 चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। कैसे बनता है क्वेश्चन, मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट, आप समझ सकते हैं, राइट। अब 8 में से अगर आपको 5 से 6 चीज़ों के बारे में भी नॉलेज है, देन ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, तब भी आप आंसर कर सकते हो। तो देखो, पहले तो हम इनके मेथड्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि इथेनोग्राफी है, ठीक है, इस रिसर्च में क्या होता है, ये मेथड में क्या होता है, तो एक तरीके का क्वालिटेटिव मेथड है। यहाँ पे क्वालिटी पे बात होती है, नॉट क्वांटिटी पे। क्वालिटी मतलब खूबियों पे, फीचर्स पे, राइट। वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद द स्टडीज पार्टिसिपेंट्स इन देयर रियल लाइफ इन्वायरमेंट। जो भी उस पर्टिकुलर रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि एक रिसर्च सिर्फ एक पर्सन नहीं करता, ग्रुप ऑफ पर्सन्स करते हैं। उन पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना इज कॉल्ड इथेनोग्राफिक रिसर्च, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है अगर उसकी बात करें, स्टडी विद इन अ यूजेबिलिटी प्रोजेक्ट इज टू गेट अंडर द स्किन ऑफ अ डिजाइन प्रॉब्लम, राइट। यहाँ पर आप एक तरीके से जो भी पर्टिकुलर, डेफिनेटली रिसर्च हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या फिर कोई पर्सन फेस कर रहा है, जो कि आजकल डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे लोग फिर फेस करने लग जाते हैं। किसी एक ने पहले ध्यान दिया और बाकियों ने बाद में ध्यान दिया, बट स्टिल इट इज़ अ प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी आर रिसर्चिंग, राइट। तो रिसर्च हम किसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना, हर एक चीज़ को, प्रोजेक्ट की यूजेबिलिटी को समझना, और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करें, दैट मीन्स कि कई सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग होने वाला है। ये इसका मेन, एक तरीके से आप कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव। नाउ फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में क्या होता है, ठीक है, तो दीज आर टू सीक रियलिटी फ्रॉम इंडिविजुअल्स नैरेटिव्स ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स। मतलब कोई एक पर्सन है, उसने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या फील किया, ठीक है,
उसकी रियलिटी तक पहुंचना, एंड टू प्रोड्यूस इन डेप्थ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फिनोमेना। लाइक कोई पर्सन है, आपने देखो इंटरव्यूज होते हैं कई सारे, बायोग्राफी पे आजकल तो मूवीज ही बन रही है। तो हुआ क्या है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को भांपा जा रहा है, बिल्कुल क्या रियलिटी थी, क्या चीज़ उन्होंने फेस किया, हर एक चीज़, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, एवरीथिंग। और उससे क्या पता निकल रहा है, उससे ये निकल रहा है कि हम उसका बिल्कुल डीप डिस्क्रिप्शन निकाल पा रहे हैं। दैट इज फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, राइट। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि ये दोनों जो रिसर्च के मेथड्स हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा। डेफिनेटली अगर पर्सन चेंज हो गया तो एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी, राइट। अगर मैं सानिया नेहवाल की बात करूं तो उन्होंने अपने फील्ड में क्या किया, मैरी कॉम की मैं बात करूं, उन्होंने अपने फील्ड में क्या किया, राइट। उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उनकी फीलिंग सेम हो सकती है लेकिन एक्सपीरियंस अलग है, मतलब वहाँ पर चीज़ें भी अलग अलग होंगी, उन्होंने अलग तरीके से अपने गोल को अचीव करने की कोशिश की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है। सो दैट इज़ वाई करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, राइट। और इसी तरीके से आपको इन 6 रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है आप वीडियोज़ में जाके देखिए, फ्री वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है, यू कैन चेक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड। इस पे पहले मैं बता चुकी हूँ असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है। असर्शन आपका एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, राइट। कई सारे लोग असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना भी क्या है, राइट। तो आप असर्शन को एक इन्फॉर्मेशन लेके चलो, अब ये इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका क्या यही रीज़न है जो रीज़न में मेंशन है, जस्ट यू हैव टू चेक। लाइक मैंने कहा कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड, ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी, राइट। अब वो क्यों टैलेंटेड है, उसका रीज़न यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, क्या वो अप्रोप्रिएट है, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। हो सकता है असर्शन भी गलत हो, है, तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, या तो असर्शन रीज़न दोनों के दोनों करेक्ट है, और जो रीज़न दिया गया असर्शन को लेकर वो सही दिया गया है, एक तो ये हो सकता है। देखो ये ऑप्शंस हमेशा सेम होते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड का क्वेश्चन आपको असर्शन और रीज़न में दिया, या फिर दोनों के दोनों असर्शन और रीज़न करेक्ट है, बट रीज़न करेक्ट नहीं दिया हुआ है असर्शन के बारे में। लाइक मैंने बोला कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट या फिर शी इज़ वेरी टैलेंटेड, और उसका रीज़न मैंने बता दिया क्योंकि वो बहुत खाना खाती है, और मतलब एक्चुअली रीज़न ये नहीं था, मैंने बस एक स्टेटमेंट दे दी कि वो खाना भी बहुत खाती है। ये हो सकता है कि वो खाना बहुत खाती है और वो टैलेंटेड भी है, बट अगर उसके टैलेंट की रीज़न की बात की जाए, वो खाना बहुत खाती है ये नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर ये होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करके मैसेज करके बताते हैं कि मैम यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ। या फिर असर्शन करेक्ट है, रीज़न भी असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है, जैसे मैंने बताया खाना भी बहुत खाती है और टैलेंटेड भी बहुत है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट दैट, राइट। तो यहाँ पर रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं है, एक रीज़न भी करेक्ट नहीं हो सकता है, या फिर असर्शन रॉन्ग हो सकता है, रीज़न करेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को समझो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो क्या कह रहा है। असर्शन मतलब कि हमें इंफॉर्मेशन ये दिया गया है, इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस both fundamental and applied research formats have to be promoted, right। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो भी गैप आ रही हैं, जो भी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है हम सोचते बहुत हैं रियल लाइफ में भी। आप देखना, आप शेड्यूल बनाने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए बहुत सोचते होंगे, अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट एक्चुअली जब हम उस शेड्यूल को, उस टाइम टेबल को बनाने जाते हैं, दैट इज़ प्रैक्टिकल, राइट, दैट इज़ प्रैक्टिस। उस टाइम पे एक गैप आ जाता है। एक्चुअली जो हमने ये सोचा कि नहीं मैं सुबह 7 से 9 पढ़ाई करूँगी, ये मुझे अपने शेड्यूल में मेंशन करना, बट हमने मेंशन करने के लिए गए और हमने उसको एक्चुअली अप्लाई किया, तो हम सुबह 7 बजे तो उठ भी नहीं पा रहे हैं, या फिर हमने अभी हैबिट नहीं डाली है, वो हैबिट हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो वही यहाँ पे एक गैप की बात कही गई, जो थ्योरी और प्रैक्टिस है,
ये दोनों के दोनों क्या उनके बीच में जो गैप आ रहा है वो फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च फॉर्मेट को वहाँ पे प्रमोट करने की ज़रूरत है, ऐसे कहा जा रहा है। तो रीज़न क्या हो सकता है कि फंडामेंटल रिसर्च फोकसेस ऑन थ्योरी मेकिंग एंड अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड टू एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरी इन वेरिड प्रैक्टिकल सिचुएशन। मतलब फंडामेंटल को सीधे कहा जा रहा है थ्योरी बनाने के लिए फोकस करता है, ऑन द अदर हैंड यू कैन से अप्लाइड रिसर्च जो है वो प्रैक्टिकल को करने की कोशिश में रहता है, राइट, जो भी थ्योरी गिवन है। तो क्या यही रीज़न है? सोचिएगा और ज़रूर आंसर अपने हिसाब से दीजिएगा। तो हम इसके करेक्ट आंसर पे चलते हैं। पहले तो समझ लो फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा, जिसको हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं। टू प्रोड्यूस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशन टू नेचुरल फेनोमेना, जो भी नेचुरली होता है जिसको हम रॉ कह सकते हैं, राइट, वहाँ पर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को प्रोड्यूस करना इज फंडामेंटल। मतलब कोई भी बेसिक सी बात है, मैंने एक छोटा सा बच्चा है वो ABCD सीखने गया है और वहाँ पर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सीख रहा है, जस्ट एक छोटा सा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फेनोमेना से वहाँ पे निकाला जा रहा है, दैट इज योर फंडामेंटल रिसर्च। नाउ लेट्स कम टू applied research. It is designed to answer specific questions, right, aimed at solving practical problems. Applied का मतलब ही होता है जब हम कोई भी चीज़ को एक्चुअली करने जा रहे हैं, सोच नहीं रहे उसके बारे में, अब दिस इज़ द टाइम टू अप्लाई, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो रिसर्च मेथडोलॉजी है अप्लाइड रिसर्च, इसका बेसिकली यही एम है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है और जिसको डीपली थॉरली करने की ज़रूरत है, उसको आंसर करना, राइट। कोई भी न्यू नॉलेज मिली आपको, राइट, फंडामेंटल रिसर्च में कोई नया नॉलेज मिला, ठीक है, अगर हम उसको अप्लाइड रिसर्च से एक्वायर करते हैं, हैज़ स्पेसिफिक कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसीजर्स एंड सर्विसेज, राइट। तो डेफिनेटली मान लो कि किसी ने पढ़ाना स्टार्ट किया, राइट, या किसी ने अपना एक स्कूल खोला विच इज़ अ फंडामेंटल वे, राइट, बट उसमें नई तरीके अप्लाई करना ताकि और बाकी स्कूल से वहाँ पे बेहतर हो, ताकि स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ बेहतर है तो यहाँ पर ही हम एडमिशन लेंगे, वो सोचना, दैट इज़ योर अप्लाइड रिसर्च। स्कूल खोलना इज़ फंडामेंटल, बट आप ऐसी सर्विसेज, प्रोडक्ट, प्रोसीजर प्रोवाइड करो जो कि और कहीं है नहीं, जो कि और बाकियों से उस स्कूल को अलग बनाता है, दैट इज़ योर अप्लाइड रिसर्च, और वो अप्लाई करना, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जो गैप है वो इसीलिए है क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च थ्योरी मेकिंग पे फोकस करता है, ऑन द अदर हैंड अप्लाइड रिसर्च, जैसे मैंने आपसे कहा, वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस को लेकर वेरी करता है। सो फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट अगला है आपका, हाँ, अभी तक जो 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो कम्प्लीटली रिसर्च मैथडोलॉजी पे पूछा गया था, मतलब 4 मार्क्स कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द रिसर्च मैथडोलॉजी। और आपको कई बार कहा गया एग्जाम में अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड उठा रहे हो तो ये जिम्मा भी उठा लो कि आपको रिसर्च मैथडोलॉजी की पूरी नॉलेज हो, क्योंकि क्वेश्चंस देख सकते हैं आप कितने सारे पूछे जा रहे हैं। आगे भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, पहले आप ये देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, राइट, इनमें से कौन है जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, एक तो प्रोबेबिलिटी, एक तो नॉन प्रोबेबिलिटी। अब बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको पता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कौन है, तब भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कौन होंगे, है ना। तो किसी एक चीज़ की भी नॉलेज रखते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे 5 सैम्पलिंग मेथड्स गिवन है, क्लस्टर सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, स्नोबॉल, कोटा, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पढ़ा हुआ है हमारे कोर्सेज से तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो ईजी लेवल क्वेश्चन है ये, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या क्या होता है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि जहाँ पर हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब एक शंका जताना, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो एक रैंडम सिलेक्शन करना ताकि आप
एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस बना सकते हो पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में। अब हो सकता है, दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। एक बात समझ में आई? अब क्या इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देख सकते हैं क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड एंड सिंपल, यही है। तो क्या यहाँ पर कुछ गिवन है, तो क्लस्टर वाला जो है आपको, लाइक मान लो आपको पता है प्रोबेबिलिटी वाला कौन सा है, आपने क्लस्टर को हटा दिया। जब ऑप्शन ए हट गया तो ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन हट गया, राइट। अब नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ये नॉन रैंडम सिलेक्शन को डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही होगी, है ना। यहाँ पर हम एक क्राइटेरिया अप्लाई करते होंगे, राइट, एक मैथडोलॉजी, एक पैटर्न, ताकि हम डेटा को इजीली कलेक्ट कर सके एज कंपैरिजन टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट। अब मान लो एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आपने मेरा उस स्टूडेंट ने बोला कि मुझे मैथ्स भी पसंद है, पसंद हो सकता है, मुझे हिंदी भी पसंद हो सकता है, कुछ हो सकता है करके आंसर दे रहा है। मतलब कि मुझे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी मिल रही है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। बट सेकेंड स्टूडेंट है, उससे मैंने पूछा, उसने मुझे सीधे कहा मैम मुझे सबसे ज़्यादा मैथ्स पसंद है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे डेटा कहाँ ईजिली मिल रही है, नॉन प्रोबेबिलिटी में, जहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी नहीं, मुझे एग्जैक्ट डेटा मिल रहा है कि मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन दोगे सॉल्व करने के लिए, आई कैन ईजिली सॉल्व। और वहाँ पे वो हो सकता है, हाँ ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो क्या मैं उसमें बिलीव करूँगी? डेफिनेटली नो, राइट। तो इसमें क्या होता है नॉन प्रोबेबिलिटी में, कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा देखो कैसे याद रख सकते हो कि नॉन प्रोबेबिलिटी का, नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब श्योरिटी मिलना। श्योरिटी डेफिनेटली किसी न किसी, अगर कोटा में कोई पढ़ने के लिए जाएगा तो उसको एक श्योरिटी दी जाती है ना कि हाँ भाई तुम कोटा में पढ़ोगे तो तुम्हारी जो इंजीनियरिंग है ना वो अच्छे कॉलेज से होगी, तुम्हारा सिलेक्शन अच्छा होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस मतलब हमारे हिसाब से, डेफिनेटली जब आपके हिसाब से कोई काम हो तो आपको लगता है ना श्योरिटी। पर्पसिव सैम्पलिंग, जहाँ पे आपका पर्पस भी पूरा हो रहा है। सेल्फ सिलेक्शन, अगेन आपके हिसाब से काम होना। स्नोबॉल सैम्पलिंग, देखो स्नोबॉल तो सबको पसंद होता है, राइट। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है, यहाँ पर जनरली लगता है कि भाई स्नोबॉल तो सबको ही पसंद है। एंड जजमेंटल, जहाँ पर हम जज कर रहे हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, श्योरिटी होती है। तो दीज काइंड ऑफ सैम्पलिंग बिलोंग्स टू नॉन प्रोबेबिलिटी। अब देख लो, जजमेंटल आपको पता चल चुका है कि आंसर होगा, राइट। तो बी देख सकते हैं, अब सब में है बट फोर्थ में नहीं है, राइट। बी और डी दोनों में ही है, सेकेंड एंड थर्ड में। तो डी क्या है, स्नोबॉल, अभी आपने पढ़ा, ये दोनों के दोनों पॉसिबल है। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है, सी एंड ई, यू कैन चेक। ई आप देख सकते हैं कोटा, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। और सी क्या था, सिस्टमैटिक, तो सिस्टमैटिक आपको वहाँ पे मेंशन नहीं था, है ना। तो सिस्टमैटिक आपका एक तरीके से हो जाता है कि सिस्टमैटिक को आप सिंपल सैम्पलिंग भी कह सकते हो, राइट। तो वो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको ट्रिक से याद भी हो गया होगा कि कौन सा वाला प्रोबेबिलिटी में जाएगा, कौन सा वाला नॉन प्रोबेबिलिटी में। तो नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब फिक्स, फिक्स में क्या क्या चीज़ें जाएंगी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, इन कंडक्टिंग एन एम्पिरिकल स्टडी अ रिसर्चर एम्प्लॉयज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर डेटा एनालिसिस। अब एक एम्पिरिकल मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड स्टडी कंडक्ट किया गया, हाँ। तो वहाँ पे जो रिसर्च करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, जो रिसर्चर्स थे, जिन्होंने एम्प्लॉय किया नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। नॉन पैरामेट्रिक मतलब वहाँ पे किसी पैरामीटर को अप्लाई नहीं किया, मतलब कोई भी नंबरिंग या फिर कोई भी चीज़ को अप्लाई करके नहीं किया, राइट। डेटा एनालिसिस के लिए डेफिनेटली रिसर्च हम करते हैं तो डेटा एनालिसिस ही करते हैं। और जब नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग की तो क्या पाया गया, स्टैटिस्टिक्स अराइव्ड एट इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। तो यहाँ पर व्हाट डिसीजन विल बी वारंटेड देयर आफ्टर, ऐसा रिजल्ट पाने के बाद इन्हें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, रिजेक्टिंग द नल हिपोथेसिस, एक्सेप्टिंग द नल हिपोथेसिस, या फिर एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव हिपोथेसिस,
या फिर कीपिंग द डिसीजन इन अबेयंस, या फिर रिजेक्टिंग द अल्टरनेट हिपोथेसिस, राइट। अब आपको यहाँ पर कोड के हिसाब से आंसर भी देना है। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानेंगे हिपोथेसिस होता क्या है। ठीक है, मैं बेसिक से बात करती हूँ, अचानक से उठ के आपको नहीं बता दूंगी कि आपका आंसर ये होगा और चलो टाटा बाय। सिंपल सी बात है, हिपोथेसिस क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं। डेफिनेटली हिपोथेसिस एक तरीके का स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है बाकायदा, जिससे हमें क्या पता चलता है कि रिसर्च का क्वेश्चन क्या है। हिपोथेसिस में ऑब्वियस सी बात है, इफ़ यू आर गोइंग टू रिसर्च समथिंग तो एक क्वेश्चन ही होगा कि ये ऐसा क्यों है, राइट। तो आपको एक रिसर्च क्वेश्चन मिलता है एक स्टेटमेंट के थ्रू, एंड प्रपोजेज एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आपको एक क्वेश्चन दिया गया ऐसा क्यों है और आपको आंसर के फॉर्म में उसका सोल्यूशन निकालना है। दिस इज व्हाट योर रिसर्च। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम रिसर्च करने जा रहे होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स के अंदर अगर हम बात करें, राइट। तो जब भी आप हिपोथेसिस बनाते हैं, क्योंकि हिपोथेसिस में आप एक रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाती है, बहुत ही एडवर्स इफेक्ट इसका देखने को आपको मिल जाता है, राइट। जब आप कोई भी रिसर्च लिख रहे होते हैं तो उस रिसर्च लिख रहे होते हैं और उसके लिए हिपोथेसिस तैयार कर रहे हैं, तो हिपोथेसिस कैसा होना चाहिए ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी हिपोथेसिस जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, वट एवर द लैंग्वेज यू आर यूजिंग, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। मतलब उल्टा सीधा नहीं, आप ए से मत लिखने लगना, राइट। जो भी आप हिपोथेसिस लिखने जा रहे हैं और जिस भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च लिख रहे हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आपने हिपोथेसिस लिखा है, क्या वो टेस्ट करने लायक है, क्या हम इसके ऊपर कोई रिसर्च अप्लाई कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, राइट। नाउ अगर आप हिपोथेसिस लिख रहे हैं डेफिनेटली किसी से रिसर्च टॉपिक पे, तो आप उसको कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना ज़्यादा एक्सप्लोर होना चाहिए। अब कई बार होता है कि एक्सप्लोर करने के चक्कर में वो एक ऐसे बन जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए, बट इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ मेंशन ही ना किया हो, राइट। और साथ ही के साथ हिपोथेसिस के अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस के टाइप्स की, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स लाइक सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, एसोसिएटिव, कैजुअल, राइट। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, नल हिपोथेसिस की एंड अल्टरनेट हिपोथेसिस की। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो नल हिपोथेसिस क्या होता है, तो ये एक नेगेटिव नल से आप कैसे, नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप देखोगे तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट ही बनाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या आता है, आपने बोला कुछ भी नहीं, तो मेरे दिमाग में आपके लिए क्या नेगेटिव एस्पेक्ट बनेगा। सो दैट इज वाई आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, नल हिपोथेसिस स्टेट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट को स्टेट करता है। क्यों करता है, ताकि वो सपोर्ट कर सके रिसर्चर के फाइंडिंग्स को, रिसर्चर ने क्या फाइंड आउट किया आफ्टर रिसर्च, राइट। जो भी रिसर्चर ने फाइंड आउट किया, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब जैसे टू कोई भी वेरिएबल्स है, दिस इज वेरिएबल ए एंड दिस इज वेरिएबल बी, और इनके बीच में रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है, ये फाइंड आउट किया कि नहीं किया, तो कोई रिलेशन नहीं निकल कर आया, तो वो नल हिपोथेसिस के थ्रू बताए कि भाई रिजल्ट में तो यही आया है कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बताता है, ये स्टेट करता है कि जो भी दो वेरिएबल्स के स्टडी हम कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप है, राइट। और जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो रिसर्च टॉपिक के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। देखो, या तो देखो एक पॉइंट ये हो सकता है कि इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है, ये कौन बता रहा है, नल हिपोथेसिस। और दूसरा अल्टरनेट मतलब सेकेंड कि रिलेशन है, और जब रिलेशन है तो उनके बीच का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ये चीज़ें हैं, राइट।
इतना पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग की गई है, ठीक है, डेटा के एनालिसिस के लिए। और यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या हुआ कि द स्टैटिस्टिक्स अराइव्ड एट इज सिग्निफिकेंट है एट 0.05 लेवल। तो रीज़न क्या होगा, यहाँ पे डिसीजन क्या होगा, ये आपको यहाँ पे देखना है, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा ए और सी होगा। पहला तो ये कि जब सिग्निफिकेंट है तो यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे हम नल हिपोथेसिस को, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अभी आपको बताया जब ए होगा नहीं तो ये गया, है ना, ये गया। और दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी ए नहीं आएगा, राइट। और क्या है यहाँ पर, एक्सेप्टिंग द नल हिपोथेसिस, वो भी नहीं होगा, है ना। नल हिपोथेसिस की तो हम यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे नल हिपोथेसिस को, सॉरी एक्सेप्ट, यहाँ पे नल एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, है ना, ज़रूरत नहीं है, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा, राइट। साथ ही के साथ हम यहाँ पे अल्टरनेट हिपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ए और सी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट बता रहा है, वो तो अल्टरनेट में था, नल हिपोथेसिस में नहीं था, यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन अगले पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपको गिवन होंगे, यहाँ पे कोई असर्शन रीज़न वाला कोई केस नहीं है, आपको इंडिविजुअली चेक करना है कि स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं या नहीं। हो सकता है कोई एक स्टेटमेंट सही हो सकता है दोनों ही गलत हो सकता है दोनों ही सही हो, ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो आइए चेक करते हैं। तो अगेन मैंने जैसे आपसे कहा था कि रिसर्च मैथडोलॉजी पे एक और क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं 6 मार्क्स आपका रिसर्च मैथडोलॉजी पे ही है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पे क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज एन अम्ब्रेला टर्म टू रेफर टू वेरियस रिसर्च स्ट्रेटजीज that share certain characteristics. The data collected have been termed soft, that is rich in description. तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, फीचर्स देना, फीचर्स बट नथिंग बट डिस्क्रिप्शन, राइट। जो भी डेटा आपका कलेक्ट किया जा रहा है वो डिस्क्रिप्शन के टर्म्स में है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, राइट। और इसीलिए हम इसको सॉफ्ट कहते हैं, जो डेटा कलेक्टेड है उसको हम सॉफ्ट कहेंगे, इसका टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे है, तो बिल्कुल क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट गिवन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में क्या पॉइंट दिया हुआ है। इट इज़ मेनली हाइपोथेटिको डिडक्टिव एंड एम्प्लॉयज मोस्टली स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस। अगेन स्टेटिस्टिकल मतलब कैलकुलेशन, राइट। डेटा यहाँ पर आपके नंबर्स के टर्म्स में है, क्वांटिटी बेस्ड में है, राइट। यहाँ पर हाइपोथेटिको डिडक्शन है, राइट। तो एब्सोल्युटली अगेन यहाँ पर करेक्ट पॉइंट क्वांटिटेटिव के बारे में भी है। इससे क्या हो जाता है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन 1 विल बी योर राइट आंसर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप चाहते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड पे आपकी मैथ्स फ्री हो जाए, आपको नोट्स मिले, कंप्लीट कोर्स मिले, वीडियोस मिले 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए, PDF नोट्स लाइफ टाइम के लिए, just for research aptitude here I am talking about, and single revision pages मेरे lifetime के लिए regarding research aptitude, तो आप इस कोर्स को 499 पे इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर 1 जहाँ पर आपको हर एक यूनिट मिले, सिर्फ रिसर्च नहीं, टीचिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम स्किल, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो भी यूनिट्स आपके आते पेपर 1 के अंदर, उसका भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एट 2499, जहाँ पर आपको 60 रिकॉर्डेड वीडियोस 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए मिलेंगे, PDF नोट्स लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए, सिंगल रिवीजन पेजेस लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। तो आप चाहते हैं कोर्सेज को इनरोल करना, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, टारगेट एग्जाम एंड पर्पस ऑफ मैसेजिंग बताकर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, कीप रनिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।